हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी 1। चलिएगा स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं उनको हम निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ये हमारे पास थियोरेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है और इन प्रॉब्लम को हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बदलना है। यानी कि चर और अचर का प्रयोग करते हुए हमें इन समीकरणों को निरूपित करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है हमें 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात नहीं करनी, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण बना के लिखनी है। तो उसने पहली बात तो कहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528, और दूसरी बात कही है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो देखो, क्षेत्र की लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो हम मान लेंगे जो सी छोटी होती है हम वहीं पर मान लेते हैं। तो माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब क्षेत्र की लंबाई वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट। देखो, उसने कहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो, जो हमने चौड़ाई मानी हुई है x, उसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और उसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। अब देखो, उसने कहा है उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि आयताकार, कोई भी आयताकार वस्तु दी हुई हो यानी आयत दिया हुआ हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई को मल्टीप्लाई कर दें किससे, चौड़ाई से, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वो इक्वल टू आ जाएगा किसके, 528 के। लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x प्लस के 1, और चौड़ाई है मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 528। देखो, लंबाई यहाँ पर 2x+1 है, वो हमने यहाँ रख दी। चौड़ाई x है तो वो हमने यहाँ पे रख दी, और इक्वल टू 528। इसके बाद इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x² प्लस के x, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। और ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, और इसमें 2 घात भी आ गई तो ये द्विघात समीकरण बन गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था दूसरे का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दूसरे के सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। एक तो क्रमागत क्रम से लिखे हुए होने चाहिए, धनात्मक मतलब प्लस के होने चाहिए, और पूर्णांक मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कोई नहीं होनी चाहिए। तो उनका गुणनफल कितना है, 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण में बदल के दिखाना है। तो आइए करते हैं। तो जो हमारा क्रमागत पूर्णांक होते हैं, तो मान लेंगे हम, माना एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया कि कितना है, x। अगर एक धनात्मक पूर्णांक हमारा x है तो उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा। यानी क्रम से तो तभी लिखे जाएंगे जब गिनती ऐसे लिखी जाती है 1 2 3, यानी एक एक का डिफरेंस होता है उनके बीच। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो x x कैंसिल होकर कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 1 का डिफरेंस। क्लियर। अब प्रश्न अनुसार उसने हमसे कहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है। यानी कि x की अगर मैं गुणा कर दूं x+1 से, तो वो गुणनफल कितना है, 306। कितना है, 306। अब 306 गुणनफल दिया हुआ है, तो x की x से गुणा करेंगे कितना आएगा, x², और x की +1 से गुणा करेंगे तो x, और इसको इधर ले आएंगे तो -306 इजिकल टू 0। और ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई, आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तीसरे पार्ट में उसने हमसे कहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है।
तो अगर हम रोहन की आयु कितनी मान लें x, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 यानी x प्लस 26। उनकी आयु वर्षों में, वर्षों में, आयु तो वर्षों में ही काउंट होती है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से 3 वर्ष बाद में। तो अगर उसकी आयु अभी फिलहाल 5 वर्ष है, आप सपोज करिए उसकी आयु अभी फिलहाल कितनी है, 5 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आप बताओ। तो ऐड हो जाएगा ना, 5 मतलब 1 साल नेक्स्ट, 1 साल नेक्स्ट, 1 साल नेक्स्ट, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी हम रोहन की आयु मान लेंगे उसमें 3 ऐड कर देंगे। बाद की बात करी ना उसने, अगर पहले की बात करते तो घटा देते। तो उनका गुणनफल कितना हो रहा है 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। तो आइए करते हैं। तो मान लेंगे हम सबसे पहली बात, तो यहाँ पर रोहन माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली, बराबर x वर्ष मान ली। अब रोहन, अगर रोहन की आयु x वर्ष है, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अब अगर ऐसा समझो कि आप 10 वर्ष के हों या आप 15 वर्ष के हों और आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, तो वो कितने वर्ष का होगा, 17 वर्ष का होगा। अगर आप 15 वर्ष के हो तो वो 17 वर्ष का होगा, और अगर 10 वर्ष के हो आप तो वो 12 वर्ष का होगा, यानी ऐड हो जाएगा। जितनी भी आपकी वर्तमान आयु हो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। तो ऐसे यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु x, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस के 26 वर्ष। क्लियर। प्रश्न अनुसार उसने कहा है कि x जो रोहन की आयु हो वो अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x में 3 जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ देंगे और उसकी माँ की आयु में भी 3 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि अगर रोहन की 3 वर्ष बाद आयु बढ़ेगी तो उसकी माँ की भी तो आयु बढ़ेगी। तो उसने कहा कि इन दोनों का गुणनफल अगर हम कर दें तो वो कितना आएगा, 360। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, और x की x से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, सॉरी पहले इस ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 26 और 3 कितना हो जाएगा, x प्लस 29 यानी 29 बराबर 360 यानी 360। गुणा करेंगे, x की x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, x की 29 से करेंगे तो कितना आएगा 29x, और प्लस x की 3 से करेंगे तो 3x, और प्लस 3 की 29 से करेंगे तो 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 87 बराबर 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए 32x, और प्लस 87, और इस 360 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 360 बराबर 0। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, और 360 में से 87 घटाएंगे 10, 10 में से 7 गए 3 बचे, और यहाँ बचा 5, दाहिली 15, 15 में से 7 गए 8 गए 7 बचे, और यहाँ बच गया 2। तो यानी 273 आ गया, माइनस का बराबर 0। देखो हमारी द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गई, ये हो गया हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में वो बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब कि ना तो उसकी चाल घटती ना उसकी चाल बढ़ती, और उसकी चाल जो है एक समान रहती है। यदि इसकी चाल को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, वो बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, मतलब 3 घंटे और बढ़ जाते। भाई चाल कम हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय बढ़ जाएगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है कि द्विघात समीकरण बनानी है और छोड़ देनी है। तो आइए करते हैं। तो देखो वास्तव में हम मान लेंगे कि उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आर। उसकी चाल हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आर। वो दूरी कितनी तय कर रही है, दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर। चाल कितनी है x, दूरी है 480 किलोमीटर। तो अगर उसकी चाल x हो और दूरी 480 हो तो समय कितना निकलेगा यहाँ से, तो समय बराबर क्या होता है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अगर हम यहाँ से समय की वैल्यू निकालेंगे तो समय इधर जाएगा और चाल अपॉन में आ जाएगा, तो समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480,
और चाल कितना है x। तो इतने घंटे हमारे निकल गए ये 480/x घंटे निकल गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद उसने कहा है कि अगर उसकी चाल हम कितनी कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं। देखो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर तो भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर रहे हैं, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? तब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भाई? अगर इस समय वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 8 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। मैं कहूँ कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गई तो उसकी वर्तमान चाल कितनी रहेगी? 2 रहेगी, क्योंकि 10 में से 2 क्या करेंगे? माइनस। तो अगर यहाँ पर x है तो उसमें से 8 कम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब दूरी तो अब भी सेम ही है, दूरी थोड़ी ना चेंज हुई है, दूरी उतनी की उतनी ही है 480 किलोमीटर। अब अगर हम अब समय निकालें तो अब समय क्या आएगा? दूरी बटे चाल, यानी 480/x माइनस 8, इतने घंटे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पहले चाल ज़्यादा थी तो ये समय कम होगा, अब चाल कम हो गई तो समय बढ़ गया। तो ये कितना बढ़ा? उसने कहा कि ये 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा है ये वाला। ये यानी कि अगर वो पहले ये 10 घंटे के बराबर आया, सपोज कर लो कि ये 10 घंटे के बराबर आया, तो ये कितना टाइम ले रहा होगा? 13 घंटे, क्योंकि वो 10 घंटे हैं तो ये 3 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना? ये 13 घंटे का टाइम होगा। इसका मतलब ये हो गया। तो अगर मैं इस 13 में से ये 10 घटाऊँगा तो कितना बचेगा? 3। तो इसी प्रकार अगर मैं इस वाले समय में से इस समय को माइनस कर दूंगा तो वो हमारा 3 घंटे के बराबर आ जाएगा। क्लियर बात है? तो देखिएगा उस समय में से, बाद वाले समय में से, यानी 480/x माइनस 3, इस समय में से 480/x को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा? 3। तो कितना आएगा? 3। क्लियर समझ में आया? प्रश्न अनुसार ये क्या है हमारा? प्रश्न अनुसार उसने कहा है कि चाल कम करने के बाद में जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा है, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ से मैं 480 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1/x माइनस के 3 और माइनस यहाँ पर बच जाएगा 1/x बराबर 3। 3 से काट देंगे इसको एक बार और 3 से काटेंगे इसको 160। अब देखो x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 160 और x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, कहने का मतलब एलसीएम ले रहे हैं, x की 1 से गुना करेंगे x और माइनस x माइनस 3 की 1 से करेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा? 3 और अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो x माइनस 3 से क्या करनी है हमको? मल्टीप्लाई, और बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब देखो 160 तो ऐसे ही, और x अब यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा करने पर माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा बटे इसकी गुणा करेंगे तो x की x से x स्क्वायर और माइनस 3 की 3x और बराबर 1। अब इधर x से x कैंसिल हो गया, 3 की इससे गुणा करेंगे तो 480, क्योंकि 16 थी 48 और 1 0 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x बराबर 1। इसके बटे में 1 मान सकते हैं हम और इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे। तो जैसे इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और बराबर 480। इस 480 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 480 बराबर 0, और ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पूरा 10th क्लास की संपूर्ण मैथ की सभी वीडियो मिलेंगी। धन्यवाद।